तो कल हमने कितने तत्वों के बारे में पढ़ा था? जल और पृथ्वी। आज हम अग्नि तत्व के बारे में पढ़ेंगे। अग्नि तत्व, जल के बाद तेज यानी अग्नि तत्व का क्रम आता है। अगर आप शरीर में भी देखेंगे तो हमारे शरीर में अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट कौन करता है? ऊष्मा, जो हमारा तापमान होता है। जठराग्नि, जिससे हमारे पाचन शक्ति में मदद मिलती है। ऐसे ही अग्नि तत्व हमारे क्या है? ताप है, गर्मी है और जीवन है। और इसके ठंडे पड़ते ही जीवन समाप्त हो जाता है। ऐसे ही इस अग्नि तत्व को ज्योतिष के अंदर और वास्तु में सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए माना गया है क्योंकि अग्नि तत्व के बिना ना तो शरीर चल सकता है, ना भूमि के अंदर जो बना हुआ हमारा भवन है, मकान है, ऑफिस है, घर है, दुकान है, वो चल सकती है। इसका गुणधर्म क्या है? ऊर्जा, क्या गुणधर्म है? ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक। जलवायु की दशाओं और इसके परिवर्तन का मनुष्य की वृद्धि, जीवन शक्ति और क्षमता, स्वास्थ्य, समृद्धि और सिद्धि आदि पर सीधा प्रभाव पड़ता है। और जलवायु की यही परिवर्तन सूर्य की गति पर निर्भर करती है। सूर्य की गति से और पृथ्वी के रोटेशन से जो दिन रात बनते हैं, उसमें सबसे मेन योगदान ऊर्जा का रहता है, जो हमें सूर्य से प्राप्त होती है। ऐसे ही भवन में सबसे ज्यादा किस चीज की आवश्यकता होती है? वो है प्रकाश। प्रकाश के लिए उचित इंतजाम। और आपने देखा होगा अक्सर वैदिक वास्तु में सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट आता है वो यही आता है कि घर में जो मेन हिस्सा यानी सेंटर पॉइंट होते हैं, जिसे हम आंगन भी कहते हैं, वो वेंटिलेशन का और प्रकाश का दोनों का सबसे बड़ा पर्याय है। उसके बिना वैदिक काल में भवन निर्माण संभव ही नहीं था। ठीक है, तो वास्तुशास्त्र में सूर्य के प्रकाश, तापमान, जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों का भवन निर्माण की प्रक्रिया में पूरा पूरा उपयोग होता है। अब अग्नि तत्व की ऊर्जा और शक्ति जिसका प्रतीक है, उसको ये वास्तु में क्या रिप्रेजेंट करता है? इसे वास्तुशास्त्र में द्वार, बरामदा, रसोई घर, खिड़कियां, झरोखे और खुली जगह अग्नि तत्व के उचित उपयोग के लिए किया जाता है। खिड़कियों से प्रॉपर वेंटिलेशन हो, प्रॉपर प्रकाश आए और हर कमरे तक, हर भवन के अंदर, प्रत्येक जगह पर उसका प्रकाश पहुंच सके, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? अग्नि। और अग्नि का कारक कौन है? सूर्य, यानी लाइट। ठीक है, वायु, हमारे जीवन में जल जितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, उतना ही वायु भी महत्वपूर्ण है। हमारा जो शरीर है उसमें 5 प्रकार की वायुओं का योगदान होता है। कौन कौन सी? जो लोग ज्योतिष वगैरह जानते हैं वो जानते होंगे, या जिन्होंने वैदिक साहित्य पढ़ रखा है वो जानते होंगे कि 5 प्रकार की वायु होती है जो हमारे शरीर को
चक्र जो हो रहता है उसको चलाने के लिए जिम्मेदार होती है। कौन कौन से हैं वो 5 प्रकार? सबसे पहली प्राणवायु। अब प्राणवायु कौन सी होती है? जो हम मुख से और नाक से लेते हैं, ऊपर और नीचे, ये सारी प्राणवायु होती है। ठीक है, समझ में आ रहा है? इसके बाद नंबर आता है अपान वायु का। अपान वायु कौन सी होती है? जो हमारे मल द्वार या गुदा स्थान या ये कह सकते हैं कि नाभि से नीचे की जितनी भी हमारी वायु होती है उसे अपान वायु का नाम से जाना जाता है। तीसरी होती है व्यान वायु। ये 2 वायु और ये 2 वायु, इनके बीच में ये बैलेंसर का काम करती है। ये पूरे शरीर में जितनी भी वायु हैं उन सब का दबाव प्रॉपर बनाए रखने में काम करती है। किसी का कम ज्यादा जब होता है तो उसको नियंत्रित कौन करती है? व्यान वायु। ये नियंत्रक भी है। इसके बाद आती है उदान वायु। उदान वायु का हमारे शरीर में क्या योगदान है? कंठ से लेके मस्तिष्क तक चाहे वो आंख हो, चाहे वो मस्तिष्क हो या दिमाग हो, कान हो, और चीजों के लिए जिस चीज की भी आवश्यकता है वो है हमारी उदान वायु। ठीक है, इसके बाद आता है समान वायु। अब समान वायु रिप्रेजेंट करती है अग्नि तत्व को। है वायु, लेकिन ये रिप्रेजेंट किसको करती है? अग्नि तत्व को। क्यों? क्योंकि ये पाचन में मदद करती है। जठराग्नि को शांत करने के लिए जब भोजन को पाचन रस की आवश्यकता होती है तब ये वायु काम आती है। इसे कहते हैं समान वायु। तो ये 5 प्रकार की वायु मिलके हमारे शरीर का संचालन करती हैं। शरीर में विभिन्न प्रकार के छींक, पाट, डकार, अंगों का फड़कना, नाड़ी की धड़कन आदि वायु की सक्रियता के प्रतीक माने जाते हैं। हमारे शरीर की जितनी भी गतिविधियां हैं इनसे रिलेटेड, वो सब वायु के ही कारण संभव हैं। अब इसका वास्तु में क्या योगदान है? तो इसका वास्तु में योगदान जानने के लिए हम इस स्लाइड में देखेंगे। वायु किस चीज का प्रतिनिधित्व करती है? गति और जीवन का प्रतीक। वायु का निरंतर काम है बहना। यह निरंतर बहती रहती है। प्राणियों के जीवन में ऑक्सीजन का होना अति आवश्यक है। इसी प्रकार वृक्ष एवं वनस्पतियां के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। और आपको यह पता होगा कि ऑक्सीजन का सबसे बड़ा जो सोर्स है कौन है? पेड़ पौधे। वो मानव शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर ऑक्सीजन हमें देते हैं। तो इसलिए इसका वास्तुशास्त्र में भवन निर्माण में खुली जगह, बरामदे, छत की ऊंचाई, द्वार, खिड़कियां, झरोखे और आसपास के पेड़ पौधे लगाने का विचार किया जाता है। हमारी जितनी भी हरियाली है
वास्तु में घर के आसपास, वो सब वायु के क्षेत्र में सबसे उत्तम होती है। वायु के क्षेत्र में सबसे उत्तम होती है। अब 3 डायरेक्शन है वायु के क्षेत्र का जो प्रतिनिधित्व करती है, जिनमें वायु समान रूप से रहती है। कौन कौन से हैं? ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट। ये 3 डायरेक्शन है। कौन सी? पूर्वी, ईशान, पूर्व और पूर्वी आग्नेय। वायु का इन 3 डायरेक्शनों में, वास्तु में इन 3 डायरेक्शनों में वायु का स्थान है। अग्नि का मैं बताना भूल गया था, उसका बता देता हूं। अग्नि जो है, अग्नि का कौन सा है? साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट और साउथ, यानी कि आग्नेय कोण, दक्षिणी आग्नेय कोण और दक्षिण। इन 3 डायरेक्शनों में अग्नि तत्व का स्थान है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। आकाश तत्व, जैसा कि हमने कल पढ़ा था, किसी भी चीज को आधार के लिए सबसे पहली चीज क्या आवश्यकता होती है? स्पेस। अगर एनवायरमेंट में या वायुमंडल में स्पेस ना हो तो किसी भी चीज की प्लेसमेंट संभव नहीं है। सेम ऐसे ही हमारी बॉडी में या हमारे भवन में आकाश तत्व का अच्छे से इस्तेमाल ना किया जाए तो कोई भी स्थान प्रॉपर तरीके से बैलेंस होना संभव नहीं है। तो पंच महाभूतों में आकाश तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि एवं वायु, इन चारों तत्वों से बड़ा और सबसे ज्यादा व्यापक है। पंच तत्वों की बात हो रही है, ना कि वास्तु की। वास्तु में सबसे बड़ा स्थान किसका था? पृथ्वी का। लेकिन पंच महाभूतों में किसका है? आकाश का। तो इसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है कि सर कल तो हमने पढ़ा था जी पृथ्वी तत्व का सबसे बड़ा स्थान होता है, आज आप कह रहे हैं आकाश का है। तो पंच महाभूतों में सबसे बड़ा स्थान आकाश का है और वास्तु में पंच महाभूतों में से पृथ्वी तत्व का सबसे बड़ा योगदान वास्तु के क्षेत्र में है। इसका विस्तार अनंत है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इसमें सावकाश और निर्विशेष स्थित है। अब आप कहेंगे सावकाश का अर्थ क्या होता है? सावकाश का मतलब है कि जिसमें कुछ भी शेष ना बचे, कुछ भी अवकाश यानी खाली ना रहे। और निर्विशेष का अर्थ है सॉरी उल्टा बता दिया। सावकाश का अर्थ है कि आकाश में ब्रह्मांड को रख देने के बाद भी जो रिक्तता यानी कि एम्प्टीनेस बच जाती है उसे सावकाश कहते हैं। सावकाश किसे कहते हैं? आकाश को ब्रह्मांड में रख देने के बाद भी जो एम्प्टीनेस बच जाती है उसे सावकाश कहते हैं। और निर्विशेष किसे कहते हैं? कि आकाश में ब्रह्मांड के स्थित होने पर कुछ भी जो शेष नहीं बचता, जितने हिस्से में उसे रखा जाता है उसे निर्विशेष कहते हैं। ठीक है, समझ में आया?
आकाश किसका प्रतिनिधित्व करता है? विस्तार और चेतना का। जैसे कि हमारे शरीर के आंतरिक एवं बाह्य यानी कि बाहरी सभी अंग अपनी स्वाभाविक क्रिया आकाश की सहायता से ही करते हैं, वैसे ही भवन के भीतर और बाहर सभी क्रियाकलाप आकाश की सहायता से ही पूरे होते हैं। भवन के अंदर बातचीत, गाना बजाना, रोना धोना, हंसना खेलना और अन्य कार्य करने के लिए आकाश हमारी सहायता करता है। इसलिए वास्तुशास्त्र में भवन निर्माण में एक शाला, द्विशाला, त्रिशाला और चतुशाला भवन की ऊंचाई, बहुमंजिला भवन, खुली जगह और बरामदा, ये सारे ब्रह्मस्थान सहित आंगन का विचार भी आकाश तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे हम, अब आप कहेंगे ये क्या है, जैसे हम कह देते ना 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, ऐसे ही अलग अलग एक शाला, द्विशाला, त्रिशाला, चतुर्शाला, ऐसे पहले कमरे बनाए जाते थे, यानी कि घर बनाए जाते थे 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK, जिनमें अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग कमरों का निर्माण किया जाता था और उनमें उन कार्यों के लिए उचित प्रबंध रखा जाता था। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए। मैंने कल आपको पंच महाभूतों के गुण बताए थे कि कौन सा तत्व, ये चार्ट देख रहे हैं, इसमें ये जो ग्रीन लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है फ्लो को, फ्लो ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का प्रवाह, ये ऊर्जा का प्रवाह है, या इसे प्रोडक्शन भी कहा जाता है। उत्पन्न करने की स्थिति में ऐसे ऊर्जा बहती है, ये कल भी हमने पढ़ा था। और जो ये लाल एरो आप देख रहे हैं ये सारा है डिस्ट्रक्शन का। कौन किसका एंटी है, जो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय करने के लिए कार्य करते रहते हैं। तो जल का कौन है, अग्नि, अग्नि का कौन है, स्पेस, स्पेस का कौन है, एयर, एयर का कौन है, अर्थ, और अर्थ किसका है, वाटर का। तो ये चक्र ऐसे काम करता है। अब आज हम इसमें पढ़ेंगे पंच महाभूतों के गुण धर्म क्या होते हैं। उस दिन हमने पढ़ा था कि पंच महाभूत कार्य कैसे करते हैं। आज हम पढ़ेंगे उनके एट्रीब्यूट, कि जल तत्व जो है, वाटर, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। अगर नोट डाउन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। जल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लो और इमोशन और हीलिंग, ये इसका गुणधर्म है पहले पंच तत्व में। दूसरा है हमारा वायु, वायु तत्व क्या देता है, ग्रोथ, कनेक्शन एंड फन।
अब जो ये कनेक्शन है, ये कौन से कनेक्शन है? सोशल कनेक्शन, कार्य क्षेत्र में कनेक्शन, या पारिवारिक कनेक्शंस को छोड़कर जितने भी सारे हमारे कनेक्शंस बनते हैं, ज्योतिष को जो जानते हैं वो जानते होंगे तीसरा भाव किस चीज का होता है? कनेक्शंस का। वो उसका भी वो रहता है, प्रतिनिधित्व करता है। ऐसे ही ये जो कनेक्शंस हैं ये सारे सोशल कनेक्शंस हैं, ना कि फैमिली या पर्सनल कनेक्शन जो पारिवारिक या फिर पार्टनर के साथ वो रहते हैं, वो नहीं है, ये सोशल कनेक्शन है। तीसरा हमारा होता है अग्नि। अग्नि किसका कारक है? आप ये सोच रहे होंगे मैं क्यों बता रहा हूं, ये इसलिए बता रहा हूं कि सोलर डायरेक्शन में, हाँ जी, सोलर डायरेक्शन में इन्हीं पंच तत्वों के, इन्हीं एट्रीब्यूट के आधार पर हर एक दिशा का एट्रीब्यूट निर्भर करता है। जितनी भी दिशाएं हैं, चाहे वो जल की हो, वायु की हो, अग्नि की हो, पृथ्वी की हो या आकाश की हो, उनके गुणधर्मों के आधार पर ही उस दिशा के गुणधर्म का निर्माण होता है। जितने भी एट्रीब्यूट हैं, चाहे मनी अपॉर्चुनिटीज हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट का हेल्थ इम्यूनिटी हो, वो सब इन्हीं से रिलेटेड है। ठीक है जी। तीसरा हम चलते हैं अग्नि पे। क्या है इसका? पावर, कॉन्फिडेंस एंड कैश। चौथा हमारा क्या है? अर्थ। इसका क्या है गुणधर्म? स्टेबिलिटी। जो कि मैंने कल भी बताया था, पंचतत्व में पृथ्वी किसका प्रतिनिधित्व करती है? क्या शो करती है? स्थिरता। उसमें स्थिरता का गुण सबसे ज्यादा होता है। इसीलिए हमारे भवन में पृथ्वी तत्व का, हमारे भवन में पृथ्वी तत्व का कारक कौन कौन होते हैं? दीवारें, नींव, और जितनी भी स्थायित्व वाली चीजें होती हैं, जो स्थायित्व का गुण रखती हैं, वो सभी पृथ्वी तत्व के अंदर आती हैं। ऐसे ही इसमें क्या है इसका एट्रीब्यूट? स्टेबिलिटी, स्किल्स एंड रिलेशन। अब ये रिलेशन जो हैं, ये हैं हमारे पारिवारिक रिलेशन। हमारे परस्पर एक दूसरे के प्रति संबंध क्या है, वो ये तय करते हैं। कौन सी डायरेक्शन है ये? कौन सा एलिमेंट है ये? पृथ्वी तत्व, यानी कि अर्थ। अर्थ डिसाइड करती है। और पांचवें नंबर पर आता है हमारा आकाश। आकाश हमें क्या देता है? सेविंग्स, एजुकेशन और सपोर्ट। और प्रॉफिट। ये इनके गुणधर्म हैं। यहां तक समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत? कुछ पूछना हो तो पूछ सकता है। अब जैसा कि आपने अभी देखा पढ़ा कि पंच तत्वों की अपनी दिशाएं होती हैं, ऐसे ही पंच तत्वों की अपनी धातुएं होती हैं। धातुएं यानी मेटल्स। जब कल आप डायरेक्शन या इंप्लीमेंटेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे जब भी, तो उसमें आपको सबसे पहले समझ में आएगा कि रेमेडी जब हम करते हैं, पहले तो कोशिश यही की जाती है कि वास्तु के अनुसार सारी चीजें हो, लेकिन आज की परिस्थिति यानी वर्तमान समय को देखते हुए ऐसा संभव नहीं है। तो उस केस में कुछ ना कुछ रेमेडीज की जरूरत पड़ती है। या फिर लोग अक्सर ये कहते हैं कि सर हमारा तो मकान बना हुआ है,
अब हमें डिमोलिश नहीं कराना या उसमें कोई भी तोड़ फोड़ नहीं करा ली, तो कैसे उसे ठीक किया जा सकता है? उसके लिए सबसे मेन चीज आती है रेमेडीज। तो रेमेडीज में अलग अलग एलिमेंट जिस डायरेक्शन का वो है उसके एलिमेंट के अकॉर्डिंग, उसके मेटल के अकॉर्डिंग, उसके कलर के अकॉर्डिंग और उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हम रेमेडी करते हैं। तो ऐसे ही पांचों तत्वों की अपनी अपनी एक एलिमेंट, सॉरी, पांचों तत्वों की अपनी अपनी एक मेटल होती है। जैसे जल तत्व की क्या है, नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। पहला है हमारा जल, दूसरा है हमारा वायु, तीसरा है अग्नि, चौथा है पृथ्वी और पांचवा है आकाश। तो जल की कौन सी है? एल्यूमिनियम। और जैसा कि कल हमने पढ़ा था, इसका रंग कौन सा होता है? नीला। ऐसे ही वायु की कौन सी है? SS, स्टेनलेस स्टील। क्या है? स्टेनलेस स्टील। एंड इसका कलर कौन सा है? हरा। अग्नि में क्या आती है? कॉपर। और इसका कलर क्या है? लाल। पृथ्वी तत्व को क्या वो रिप्रेजेंट करता है? ब्रास, यानी कि पीतल। और इसका कलर क्या है? पीला। आकाश को क्या रिप्रेजेंट करता है? आयरन या MS। इसको माइल्ड स्टील भी बोलते हैं। ये स्टेनलेस स्टील है, ये माइल्ड स्टील है, लोहा। इसका रंग क्या है? सफेद। ये धातुएं पांचों तत्वों का रिप्रेजेंट करती हैं और ये पांचों तत्व का रंग कौन कौन से हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। इन्हीं के अकॉर्डिंग ये काम करते हैं। अब जैसा कि मैंने बताया, ये तत्व अग्नि का विरोधी है, ऐसे ही सेम एट्रीब्यूट इनके मेटल्स में भी है और इनके कलर्स में भी है। तो ये परस्पर जो इनका मित्र शत्रु वाला व्यवहार है, ये इनके गुण धर्मों के अनुसार भी चलता है, इनके कलर के अनुसार भी चलता है, इनके मेटल्स के अनुसार भी चलता है और इनकी डायरेक्शंस के अनुसार भी चलता है। इन सब चीजों को हमें देखना ही होगा अगर हम परफेक्ट रिजल्ट चाहते हैं वास्तु का। कि अगर डायरेक्शन सही नहीं है तो यह मतलब नहीं है कि वास्तु गलत हो गई, नहीं, जरूरी नहीं है डायरेक्शन एंटी हो, लेकिन उसमें एलिमेंट एंटी हो सकता है, कलर एंटी हो सकता है, या फिर देवता एंटी हो सकता है। अभी हम आगे देवताओं के बारे में भी पढ़ेंगे कि कैसे कौन सा देवता किस डायरेक्शन को और किस तत्व को रिप्रेजेंट करता है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। पंचतत्व बैलेंसर, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये किस किस के एंटी होते हैं, किस किस के मित्र होते हैं, किस किस के शत्रु होते हैं और इनका फ्लो कैसे क्रिएट होता है। तो कल हमने ये पढ़ा था
कि ये जो तत्व है इसका पेरेंट कौन है, यानी कि ये उत्पन्न कहां से हुआ है। ये हुआ है स्पेस से, तो इसको इसका इंक्रीजर भी बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? इंक्रीजर। कि अगर जल तत्व में कोई परेशानी है और वो परेशानी ज्यादा गंभीर है तो उसकी एनर्जी को इंक्रीज करने के लिए हम उसके पेरेंट एलिमेंट का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहां रसोई घर बना दिया है और जो चूल्हे का स्थान है वो भी बिल्कुल इसी पे आ रहा है, वाटर एलिमेंट पे, या प्रॉपर नॉर्थ में आ रहा है, तो उस चीज के लिए कई बार हम ब्लॉकेज इस्तेमाल करते हैं कि चूल्हे के चारों तरफ हम वाटर यानी कि एल्यूमिनियम की पट्टी लगा देते हैं। ये भी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन से उसके लिए क्या किया जाता है रेमेडीज में। लेकिन मेन चीज क्या होती है कि चूल्हा, क्यों? क्योंकि रसोई किसका कारक होती है? अग्नि का। अग्नि का स्वभाव है जल में, जल से शत्रुता रखना और जल का अग्नि से, तो हमें सिर्फ मेन उसके एट्रीब्यूट से रिलेटेड वस्तु को ही ब्लॉक करना है। ऐसे तो रसोई में जल भी होता है, वो थोड़ी ना हमारे लिए परेशानी का काम है, क्योंकि जल तो वहां का कारक तत्व है ही। तो हमें सिर्फ चूल्हे को ब्लॉक करना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इंक्रीजर किसका? वाटर तत्व, जल तत्व का इंक्रीजर कौन हो गया? आकाश तत्व। ऐसे ही जब जल तत्व का प्रभाव ज्यादा बढ़ने लगे तो इसके लिए यूज होता है वायु तत्व, यानी कि इसका डिक्रीजर। कल भी हमने पढ़ा था कि सामने वाला या आगे वाला जो एलिमेंट या तत्व होता है वो एक दूसरे का इंक्रीजर और बैलेंसर और डिक्रीजर होते हैं। यानी सामने वाला जो तत्व है वो पीछे वाले तत्व का हमेशा डिक्रीजर होगा, उसकी एनर्जी को कम करने के लिए उसे यूज किया जाएगा। तो इसीलिए इसका यहां पे पंचतत्व बैलेंसर का सिंपल सा मतलब क्या है कि दो तत्वों के बीच में कौन तत्व बैलेंसर का काम करता है। अब जैसा आप यहां पे देख पा रहे होंगे, ये एरो रेड वाला वायु और आकाश दोनों आपस में एंटी हैं, तो इनके बीच में बैलेंसर का काम कौन कर रहा है? जल तत्व। अगर जल को यहां से निकाल दिया जाए तो ये दोनों आपस में लड़के एक दूसरे को खत्म कर लेंगे। सेम ऐसे ही जल और अग्नि के बीच में कौन कर रहा है काम? वायु। ये इसका बैलेंसर है। अगर ये बीच में से निकल जाए तो ये दोनों आपस में खत्म हो जाएंगे। तो ये जो तत्व हैं ये अपने से पिछले वाले यानी इंक्रीजर के लिए और अपने से आगे वाले डिक्रीजर के लिए बैलेंसर का काम करते हैं, जो इनकी ऊर्जाओं को आगे पीछे नहीं होने देते, और इन्हीं के माध्यम से वास्तु के अंदर रेमेडी की जाती है। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब हमारे शरीर में सबसे पहले हमारे जो 7 चक्र होते हैं, कौन कौन से? हमारे शरीर में 7 चक्र जो होते हैं, कौन कौन से होते हैं? चक्र हमेशा नीचे से शुरू होते हैं। 7 चक्रा, पहला सबसे नीचे जिसे हम कहते हैं मूलाधार चक्र।
मूलाधार चक्र। उसके बाद दूसरा जो नाभि के पास होता है उसको क्या बोलते हैं? स्वाधिष्ठान। स्वाधिष्ठान। उसके बाद तीसरा जो नाभि से ऊपर और छाती के से नीचे होता है और नाभि से ऊपर होता है उसको हम बोलते हैं मणिपुर चक्र। यहां पे आप देख पा रहे होंगे ये वाला। फिर लगभग हृदय के पास चौथा चक्र आता है हमारा जिसको बोलते हैं अनाहत। इसके बाद पांचवा आता है हमारा विशुद्धि चक्र जो कंठ के आसपास होता है, कंठ से थोड़ा नीचे। इसे विशुद्ध या विशुद्धि चक्र भी कहते हैं। फिर आता है हमारा छठे नंबर का आज्ञा चक्र जो हमारे दोनों आंखों के बीच में नाक के ऊपर यहां पे बिल्कुल जिसे हम बोलते हैं पॉइंट ब्लैंक, इसको बोलते हैं छठा चक्र क्या है? आज्ञा चक्र। ध्यान लगाने के लिए सबसे उत्तम चक्र जो महर्षियों या ऋषि मुनियों ने हमें बताया है वो यही है, आज्ञा चक्र, जहां हमारा मन भी स्थित होता है। उसके बाद सातवां कौन सा होता है? जो सर के लगभग हल्का ऊपर अग्रभाग में, ऊपर जो सिर के सबसे ऊपर वाला भाग है शिखर पर, उसे बोलते हैं सहस्त्रार्थ। सहस्त्रार्थ चक्र। इसे आत्मा का स्थान भी कहा गया है, यहां हमारे प्राण निवास करते हैं। अब पंच महाभूतों का सातों चक्रों में क्या वो है? पृथ्वी तत्व किसको रिप्रेजेंट करता है? मूलाधार को, जो सबसे नीचे है। किसको करता है? मूलाधार को। उसके बाद जल किसको करता है? स्वादिष्टान चक्र को। फिर अग्नि किसको करती है? मणिपुर चक्र को। ऐसे ही वायु किसको करती है? अनाहत चक्र को। और आकाश किसको रिप्रेजेंट करता है? विशुद्ध चक्र को। ये सातों चक्रों में हमारे पंच तत्वों का विभाजन है। ठीक है जी। अब ऐसे ही मानव शरीर के किस हिस्से पर पंच महाभूतों का योगदान है? कौन सा तत्व किस जगह को रिप्रेजेंट करता है? सबसे पहले हमारा आकाश तत्व जो कि मानव मस्तिष्क को रिप्रेजेंट करता है। ज्योतिष में मन का कारक चंद्रमा को कहा गया है और चंद्रमा को भी आकाश तत्व से ही डिनोट किया जाता है। ऐसे ही अग्नि तत्व कहां का रिप्रेजेंट करती है? हमारे कंधों का। हमारे शरीर में अग्नि तत्व कहां पे है? कंधों का। उसके बाद वायु तत्व किस पे है? नाभि पे। कहां पे है वायु तत्व? नाभि पे। उसके बाद पृथ्वी तत्व घुटनों पर। दोनों घुटनों पर किसका निवास है? पृथ्वी तत्व का। और उसके बाद आता है जल तत्व। जल तत्व हमारे पैरों के भाग का प्रभुत्व रखता है। तो ऐसे पंच महाभूतों का संबंध हमारे सातों चक्रों से और हमारे शरीर के अलग अलग हिस्सों में कहां पे कौन चीज किसका प्रभुत्व रखता है उसके बारे में यह जानकारी है।
यहां तक किसी का कोई सवाल हो तो बताइए, या किसी को कोई पूछना हो पुरानी क्लास से रिलेटेड, नई क्लास से रिलेटेड। और ग्रुप में जब कोई सवाल पूछा जाता है तो कोशिश करिए सभी उसका जवाब दे, ठीक है। आज ग्रुप में एक सवाल पूछा गया था, छह पदीय देवता जो उत्तर में स्थित हैं कौन से हैं? माइक अनम्यूट कराएं और बताएं। बताइए, माइक अनम्यूट कीजिए। गलत है सर। दुर्गादास जी आप बताइए, छह पद वाले देवता का नाम। माइक अनम्यूट करिए पहले अपना। इंद्र, इंद्र होगा फिर। नहीं सर, इसीलिए मैं कहता हूं कि जब पढ़ाया जाता है तो उसको या तो रिवाइज कीजिए। है जी, पृथ्वीधर, बिल्कुल सही जवाब। वास्तु पुरुष में, वास्तु पुरुष मंडल पर जो पृथ्वीधर है वो उत्तर में स्थित छह पदीय देवताओं में प्रमुख है। इंद्र तो सर बाहर का है, और वो भी पूर्व दिशा में। वो छह पदीय देवता नहीं है इंद्र। और ऐसे ही कुबेर जो है, कुबेर 10 दिग्पालों में से एक है। और ये बाहरी देवता है, अंदर का नहीं है। अच्छा, पृथ्वीधर के अलावा बाकी 3 देवताओं का नाम बताइए जो 6 पद वाले हैं। क्योंकि सिर्फ पढ़ते रहने से काम नहीं होगा सर, याद भी करना पड़ेगा। आप सभी अगर याद नहीं करेंगे या उन चीजों को नहीं समझेंगे तो आगे की जितनी क्लासेस हैं वो सारी लेने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। जब कल को रेमेडीज की बात आएगी तो आप देखेंगे कि कौन सा देवता पीड़ित है, उसकी रेमेडी क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले यही देखना पड़ेगा कि उसका कितने पद का देवता है, तो उसकी रेमेडी का जो क्षेत्र है वो कितना होगा। ये कैसे तय करेंगे? ये उसी के आधार पर तय होता है। इसीलिए आप कोशिश कीजिए कि जो आप रिवाइज करें, या कुछ भी अगर समझ ना आए, कुछ पूछना हो या कोई भी क्वेरी हो, आप ग्रुप में कभी भी मैसेज डाल सकते हैं, जल्दी से जल्दी उसका समाधान किया जाएगा। तो 6 पदीय देवता कौन कौन से हैं हमारे, बताइए। पहला हो गया पृथ्वीधर, दूसरा हो गया अर्यमा। ये कहां का देवता है? पूर्व का। उसके बाद तीसरा है विवस्वान। ये कहां का है? दक्षिण का। उसके बाद चौथा है मित्र। ये कहां का है? पश्चिम का। ऐसे करके आपको सारे देवता याद करने होंगे। कम से कम ये भी कि एक पदीय देवता कौन से हैं, द्विपदीय देवता कौन से हैं, उनकी कहां प्लेसमेंट है, कहां पे उनको स्थान प्राप्त है। 6 पदीय कौन से हैं, 9 पदीय देवता। या अगर मैं घुमा के ये पूछूं कि कौन सा देवता है या ब्रह्मा कितने पद वाला है, तो उसका जवाब को आपको पता होना चाहिए। सेंटर पॉइंट 9 पद।
अब 81 पद में इक्यासी पद जो मंडल है, इसमें 45 देवताओं को तो स्थान प्राप्त है। अब किस देवता पर कौन सा पद आता है, यह कैसे पता चलेगा? प्लीज अनम्यूट म्यूट कर लीजिए। ये हो गए हमारे 81 पद। इनमें सबसे ये होता है हमारा सेंटर पॉइंट। इसको निकालने का आसान तरीका क्या है? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कहीं से भी काउंट कर लीजिए, 5वां बॉक्स है। चाहे ऊपर से करें, नीचे से करें, साइड से करें, उस साइड से करें, ठीक है। अब हमने कल पढ़ा था कि ब्रह्मा को कितने पद मिलते हैं? 9 पद। कौन से होते हैं वो? ये 9 पद। ये 9 पद हैं ब्रह्मा के सेंटर में, जिन्हें ब्रह्मस्थान कहा जाता है। एक पदीय देवता 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32, ये 32 देवता हैं एक पद वाले। तो एक पदीय देवता कितने होते हैं? 32, ये याद रखना। और उनका स्थान कोई पूछे तो ये कहां पे होते हैं? 81 पद वास्तुमंडल के बाहरी हिस्से पर, चक्र के मतलब मंडल के अंदर ही है, लेकिन बिल्कुल बाहर वाली वॉल पर। ऐसे ही द्विपदीय देवता कौन से होते हैं? ये कौन से होते हैं? आप और आपवत्स। ऐसे ही यहां पे सविता और सवित्र। यहां पे इंद्र और जय। यहां पे रुद्र और राज्यक्षमा। ये हमारे कॉर्नर के देवता होते हैं जो 2 पद वाले हैं। उसके बाद आ जाते हैं हमारे 6 पद वाले। कौन से? पृथ्वीधर, उसके बाद अर्यमा, उसके बाद विवस्वान, उसके बाद मित्र, और ये सेंटर में हमारा क्या है? ब्रह्मा या
ब्रह्म स्थान। ठीक है, ये कौन सी दिशा है हमारी? पूर्व। ये कौन सी है ऊपर? उत्तर। ये दक्षिण और ये पश्चिम। अब कोई आपसे पूछे कि पूर्व दिशा के 6 पदीय देवता का नाम बताइए, तो क्या है पूर्व दिशा के 6 पदीय देवता का नाम? बताइए। अर्यमा। ऐसे ही अगर मैं ये पूछूं कि दक्षिण और पश्चिम के बीच में कॉर्नर के देवता जो दो पद वाले हैं, उनका नाम बताइए। दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो 2 पद वाले देवता हैं कॉर्नर के, उनका नाम बताइए। अगली क्लास में सबको ये याद करके आना है। क्या? ये पहला कौन सा देवता है? शुरुआत से शुरू करता हूं। उत्तर और ईशान के मध्य। उत्तर और ईशान के मध्य कौन से होते हैं? आप और आपवत्स। प्लीज म्यूट कर लीजिए। तीसरा, पूर्व और दक्षिण यानी कि आग्नेय कोण में कौन से 2 देवता होते हैं? सविता। चौथा, सावित्र। सावित्र या सवित्र। ठीक है। उसके बाद पांचवा, नैऋत्य कोण में दक्षिण और पश्चिम के बीच में बताइए। इंद्र और जय। उसके बाद सातवां, पश्चिम और उत्तर के बीच में वायव्य कोण में रुद्र। और आठवां, राजयक्ष्मा। ये 8 कॉर्नर्स के देवता हैं जो हमारे 2 पद वाले हैं। ठीक है। यहां तक किसी को कोई समझना है? कोई डाउट हो तो पूछिए। आज की क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में देवता कितने होते हैं, उनका कहां स्थान है, किस पद पर है, कितने पद मिले हुए हैं, पंच तत्व क्या है, वास्तु पुरुष के अंग, कौन से अंग पर कौन से देवता का वास है, या वास्तु पुरुष की बनावट कैसे है, उसके अंग कहां पर हैं, ये सारा आपको पता होना चाहिए। अगली क्लास में ये सारा पूछा जाएगा। ठीक है। थैंक यू।